वाह, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपकी पूरी बात को हिंदी में सरल तरीके से समझाता हूं, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं और मैं आपका दोस्त। हम आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं को एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। संज्ञा, नाउन क्या है? सबसे पहले आपने हमें जो बताया उसे ध्यान से समझते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन संज्ञा कहा जाता है। देखो दोस्त, ये पूरी दुनिया नामों से भरी हुई है। जिस चीज का कोई नाम है वो नाउन है। जैसे आप एक पर्सन, व्यक्ति हैं, आपका नाम एक नाउन है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो एक थिंग, वस्तु है, उसका नाम भी नाउन है। जिस शहर में आप रहते हैं वो एक प्लेस, स्थान है, उसका नाम भी नाउन है। जब आप बहुत खुश होते हैं, खुशी एक क्वालिटी या स्टेट है, ये भी नाउन है। अंग्रेजी में आपने कहा अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये बिल्कुल सही है। संज्ञा एक ऐसा वर्ड शब्द है जिसका उपयोग किसी का नाम बताने के लिए किया जाता है। संज्ञा के 5 टाइप्स प्रकार। आपने बताया कि संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं और यह वर्गीकरण ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, पारंपरिक वर्गीकरण में सबसे ज्यादा माना जाता है। अब हम आपके दिए गए पहले 2 टाइप्स को और गहराई से समझेंगे। 1. प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन यानी किसी पर्टिकुलर खास चीज का नाम। आपने कहा प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। इसे ऐसे समझो, मान लो आपके क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन जब मैं केवल राम राम को बुलाता हूं तो मैं एक पर्टिकुलर बॉय, खास लड़का को बुला रहा हूं। इसलिए राम एक प्रॉपर नाउन है। एग्जाम्पल्स, उदाहरण। पर्सन, गीता, गीता कोई भी लड़की नहीं बल्कि वो खास लड़की। प्लेस, दिल्ली, दिल्ली कोई भी शहर नहीं बल्कि भारत की कैपिटल, राजधानी वाला खास शहर। आपने जो उदाहरण दिए वे एकदम सही हैं। ए, राम इज माई फ्रेंड, राइट एरो, यहां राम खास है। बी, आई लिव इन दिल्ली, राइट एरो, यहां दिल्ली खास है। सबसे जरूरी बात, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर से शुरू होता है, जैसे मुंबई, संडे, जून। 2. कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन यानी किसी क्लास, वर्ग या जाति का नाम। आपने बताया जिस नाउन संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर मैं कहूं सिटी, शहर, तो ये एक जनरल नेम, सामान्य नाम है। ये नाम पूरी जाति को दिया गया है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या पेरिस। एग्जाम्पल्स, उदाहरण। किंग, राजा, कोई भी राजा। बॉय, लड़का, कोई भी लड़का, जैसे राम नहीं बल्कि सिर्फ लड़का। सिटी, शहर, कोई भी शहर। आपके उदाहरणों को देखते हैं। ए, अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार, राइट एरो, यहां बॉय लड़का और टाउन कस्बा दोनों कॉमन नाउन हैं क्योंकि हम किसी खास लड़के या खास कस्बे का नाम नहीं ले रहे हैं। बी, द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, राइट एरो, यहां बॉयज लड़के और विलेज गांव दोनों कॉमन नाउन हैं। प्रॉपर नाउन, खास। कॉमन नाउन, आम सामान्य। रैम, बॉय। इंडिया, कंट्री। ताजमहल, बिल्डिंग। आपके कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। क्या आप अब अगले 3 टाइप्स माइनस कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन माइनस के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? जरूर मेरे प्यारे दोस्त। अब हम संज्ञा, नाउन के सभी कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं को एक बार फिर से देखेंगे। मैं आपको दुनिया के सबसे सरल तरीके से एक सिस्टमैटिक, व्यवस्थित ऑर्डर क्रम में सब कुछ समझाता हूं। हम हर बात को इन डेप्थ, गहराई से समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। संज्ञा, नाउन, हर नाम एक संज्ञा है। देखो दोस्त, इस पूरी दुनिया में हर चीज का एक नाम होता है। जिस चीज का नाम है वही नाउन संज्ञा है।
किसी व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, थिंग, स्थान, प्लेस, गुण, क्वालिटी, कार्य, एक्शन या अवस्था, स्टेट के नाम को नाउन संज्ञा कहा जाता है। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब है कि आप जिसका नाम ले सकते हो वो नाउन है, चाहे वो आपके सामने हो या सिर्फ आपके दिमाग में हो। संज्ञा के 5 मुख्य प्रकार, 5 मेन टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा को 5 मुख्य कैटेगरीज, श्रेणियों में बांटा गया है। हम पहले 4 टाइप्स प्रकारों को डिटेल्ड विस्तार से समझते हैं। 1. Proper noun, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये वो नाउन है जो किसी पर्टिकुलर, खास या विशिष्ट पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम बताता है। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है, जैसे रैम, दिल्ली, गीता एटसेट्रा। गहराई से समझें, ये किसी की यूनिक आइडेंटिटी, अद्वितीय पहचान होती है। जैसे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन राम सिर्फ एक ही है जिसका नाम राम है। सबसे बड़ा नियम, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर, बड़ा अक्षर से शुरू होता है, जैसे इंडिया, मंडे। एग्जाम्पल्स: ए, राम इज माई फ्रेंड। राइट एरो यहां राम खास दोस्त का नाम, प्रॉपर नाउन है। बी, आई लिव इन दिल्ली। राइट एरो यहां दिल्ली खास शहर का नाम, प्रॉपर नाउन है। 2. कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। यह वो नाउन है जो किसी पूरी क्लास, पूरे वर्ग या जाति के लिए इस्तेमाल होता है, न कि किसी खास व्यक्ति के लिए। जिस नाउन संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे किंग, बॉय, गर्ल, सिटी एटसेट्रा। गहराई से समझें, ये एक जनरल नेम, सामान्य नाम है। अगर मैं सिटी शहर कहूं तो ये किसी भी शहर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये शहरों की पूरी जाति का नाम है। एग्जाम्पल्स: ए, अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। राइट एरो यहां बॉय लड़का और टाउन कस्बा शहर कॉमन नाउन है। बी, द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। राइट एरो यहां बॉयज लड़के और विलेज गांव कॉमन नाउन है। 3. कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। यह वो नाउन है जो एक ही तरह के इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों या थिंग्स, वस्तुओं के पूरे ग्रुप, समूह का नाम बताता है। जिस नाउन संज्ञा से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे टीम, कमिटी, आर्मी एटसेट्रा। गहराई से समझें, बहुत सारे सोल्जर्स, सैनिक मिलकर एक आर्मी, सेना बनाते हैं। हम पूरी आर्मी को एक नाम से बुलाते हैं। उपयोग के नियम, रूल्स ऑफ यूसेज। रूल 1, सिंगुलर यूसेज, एक वचन प्रयोग। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। जब पूरा ग्रुप एक होकर एक यूनिट, इकाई की तरह काम करता है तो हम सिंगुलर वर्ब, एक वचन क्रिया लगाते हैं। एग्जाम्पल बी, द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। एसवी, राइट एरो जूरी एकमत होकर फैसला कर रही है, इसलिए इज सिंगल वर्ब आया। रूल 2, प्लूरल यूसेज, बहुवचन प्रयोग। इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए, इंडिविजुअल एक्शन। जब ग्रुप के सदस्य बन जाएं या हर कोई अपना अपना काम करे तो प्लूरल वर्ब लगती है। एग्जाम्पल डी, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप। पीवी, राइट एरो टीम में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसलिए आर प्लूरल वर्ब आया। 4. मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। यह वो नाउन है जो किसी सब्सटेंस, पदार्थ या रॉ मटेरियल, कच्चे माल का नाम होता है जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं। जिस नाउन संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें उसे मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सिल्वर, आयरन, वुड ईटीसी। गहराई से समझें, ये वे चीजें हैं जो खुद किसी और चीज को बनाने के काम आती हैं, जैसे गोल्ड, सोना से रिंग्स, अंगूठी बनती है। उपयोग के नियम, रूल्स ऑफ यूसेज। रूल 1, अनकाउंटेबल, अनगिनत। मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इन्हें मापा, मेजर या तौला, वे जा सकता है। आप 2 पानी नहीं गिनते बल्कि 2 लीटर पानी मापते हैं। रूल 2, सिंगुलर वर्ब और नो आर्टिकल। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एवं इनके पहले आर्टिकल ए, एन, द का प्रयोग नहीं किया जाता है। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। राइट एरो, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। Examples: A, the necklace is made of gold. Right arrow gold, sona, material noun है. C, he got his furniture made of teak wood. Right arrow teak wood, लकड़ी, material noun है. अब आपके कॉन्सेप्ट्स इन चारों टाइप्स में क्रिस्टल क्लियर हैं। क्या आप अब 5वें और अंतिम टाइप, राइट एरो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?
नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, मैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स अवधारणाओं को हिंदी में और भी सरल तरीके से और ज्यादा डिटेल गहराई के साथ समझाता हूं। हम हर बात को दोहराएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। संज्ञा, नाउन, हर नाम की पहचान। सबसे पहले हमें यह याद रखना है कि नाउन संज्ञा क्या है। ये दुनिया की हर उस चीज का नेम नाम है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किसी व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, थिंग, स्थान, प्लेस, गुण, क्वालिटी, कार्य, एक्शन या अवस्था, स्टेट के नाम को नाउन संज्ञा कहा जाता है। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सरल अर्थ, अगर किसी चीज का नाम है तो वो नाउन है। जैसे राम पर्सन, किताब थिंग, दिल्ली प्लेस, ईमानदारी क्वालिटी। संज्ञा के 5 प्रकारों की पूरी समझ। 1. Proper noun, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह किसी पर्टिकुलर खास चीज का नेम नाम होता है। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है, जैसे रैम, दिल्ली, गीता एटसेट्रा। गहराई से समझें, अगर मैं आपको बॉय लड़का बोलूं तो कोई भी आ सकता है, लेकिन अगर मैं राम बोलूं तो सिर्फ वही खास लड़का आएगा। इसलिए राम एक प्रॉपर नाउन है। जरूरी रूल, यह हमेशा कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर से शुरू होता है। एग्जाम्पल्स: ए, राम इज माई फ्रेंड। राइट एरो, राम एक खास नाम है। 2. कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ये किसी पूरी क्लास, पूरे वर्ग या जाति का जनरल नेम, सामान्य नाम होता है। जिस नाउन संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे किंग, बॉय, गर्ल, सिटी एटसेट्रा। गहराई से समझें, कॉमन नाउन बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु किस ग्रुप समूह से है। जैसे किंग राजा एक कॉमन नाउन है क्योंकि वो राजाओं की जाति को दिखाता है। एग्जाम्पल्स: ए, अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। राइट एरो, यहां बॉय और टाउन कोई भी हो सकते हैं, इसलिए वे कॉमन नाउन है। 3. कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ये एक ही तरह के इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों या थिंग्स, वस्तुओं के पूरे ग्रुप, समूह का नेम होता है। जिस नाउन संज्ञा से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे टीम, कमिटी, आर्मी एटसेट्रा। गहराई से समझें, बहुत सारे सैनिक मिलकर एक आर्मी, सेना बनाते हैं। ये नाम सैनिकों के कलेक्शन, संग्रह को दिया गया है। उपयोग के रूल्स, नियम। रूल 1, सिंगुलर, एक वचन। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। जब ग्रुप एक होकर काम करता है, जैसे एक यूनिट, तब सिंगुलर वर्ब लगती है। एग्जाम्पल बी, द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। SV, राइट एरो, जूरी मिलकर फैसला ले रही है। रूल 2, प्लूरल, बहुवचन। इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य, इंडिविजुअल मेंबर के बारे में कुछ कहा जाए। एग्जाम्पल डी, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू। PV, राइट एरो, टीम बंट गई है, सब अलग अलग सोच रहे हैं। 4. मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। यह किसी सब्सटेंस, पदार्थ या रॉ मटेरियल, कच्चे माल का नेम होता है जिससे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। जिस नाउन संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें उसे मटीरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सिल्वर, आयरन, वुड ETC। गहराई से समझें, ये वे चीजें हैं जिन्हें आप मेजर मापते हैं या वे तौलते हैं। उपयोग के रूल्स। की रूल, मटीरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इन्हें मापा या तौला जा सकता है। ये अनकाउंटेबल, अनगिनत होते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है और आर्टिकल A, AN नहीं लगता। एग्जाम्पल ए, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। राइट एरो, गोल्ड, सोना से चीजें बनती हैं। 5. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये नाउन उन चीजों का नाम है जिन्हें आप सिर्फ फील, महसूस कर सकते हैं। कांट सी और टच, न देख सकते, न छू सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, क्वालिटी, भाव, फीलिंग, क्रिया, एक्शन एवं अवस्था, स्टेट को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, क्वालिटी, हेट्रेड, लाफ्टर, एक्शन, पॉवर्टी, यूथ, स्टेट। गहराई से समझें, यह सब आपके आइडियाज, विचारों और इमोशंस, भावनाओं से जुड़ा है। रूल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। एग्जाम्पल बी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राइट एरो, ऑनेस्टी के साथ इज, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की पूरी समझ। संज्ञाओं को गिनने के आधार पर भी बांटा जाता है। A. काउंटेबल नाउन्स, गिनने योग्य। काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके।
जैसे वी बॉट 6 टेबल्स। विशेषताएं, इन्हें गिना जा सकता है, जैसे 1, 2, 3। इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होता है। एडजेक्टिव, इनके साथ मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ जैसे शब्द आते हैं। वर्ब, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। आर्टिकल, एंड का प्रयोग हो सकता है। बी, अनकाउंटेबल नाउन्स, अनगिनत। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसकी गणना न की जा सके, जैसे जे प्रीस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। विशेषताएं, इन्हें मापा या तौला जाता है। इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। एडजेक्टिव, इनके साथ मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ जैसे शब्द आते हैं। वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। आर्टिकल, सामान्यतः केवल द का प्रयोग हो सकता है। Example, difference. Countable noun. Uncountable noun, nam. Stars, seconds, rupees, money, time, knowledge. Verb, singular or plural. हमेशा singular verb. यह पूरी एक्सप्लेनेशन आपके दिए गए सभी पॉइंट्स को सिस्टमैटिक तरीके से सबसे सरल हिंदी में डिटेल के साथ कवर करती है। क्या आप अब नाउन पर आधारित प्रैक्टिस करना चाहेंगे ताकि आपके रूल्स पक्के हो जाएं? हाँ, जरूर। मैं इस पूरी जानकारी को तुम्हारे लिए सबसे सरल हिंदी में एक छोटे बच्चे को समझाने के तरीके से और भी ज्यादा गहराई इन डेप्थ से समझाता हूं। हम केवल जरूरी तकनीकी शब्दों, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल इंग्लिश में करेंगे ताकि तुम सही शब्दावली, वोकैबुलरी सीख सको, लेकिन बाकी सब कुछ सरल हिंदी में होगा। तुम्हारा कॉन्सेप्ट अब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नियम 1, हमेशा बहुवचन प्लूरल रहने वाले नाउन्स, संज्ञाएं। मुख्य नियम और उसका अर्थ, द कोर रूल एंड इट्स मीनिंग। देखो प्यारे बच्चे, दुनिया में कुछ नाउन्स, नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म, बहुवचन रूप में ही इस्तेमाल होते हैं। तुम उन्हें चाहकर भी सिंगुलर, एक वचन नहीं बना सकते। इसका कारण बहुत सीधा है। ये चीजें या तो दो बराबर हिस्सों की जोड़ी होती हैं या किसी बहुत बड़ी चीज का संग्रह, कलेक्शन होती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ये नाउन्स दिखने में भी प्लूरल लगते हैं क्योंकि इनके अंत में हमेशा टेस लगा होता है, जैसे पैंट्स, और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। इसका मतलब है कि इनके साथ आने वाली वर्ब, क्रिया भी हमेशा प्लूरल वाली होती है, जैसे इज की जगह आर और वॉज की जगह वर। अगर तुम इनके आखिर से एस हटा दोगे तो वो शब्द व्याकरण, ग्रामर की दृष्टि से गलत हो जाएगा या उसका अर्थ बदल जाएगा। वे नाउन्स जो हमेशा जोड़ी में होते हैं, द पेयर नाउन्स। इन नाउन्स को याद रखना सबसे आसान है क्योंकि ये सभी चीजें दो बराबर हिस्सों से मिलकर बनती हैं। अगर तुम इनके एक हिस्से को हटा दो तो वो चीज बेकार हो जाएगी, जैसे सिजर्स कैंची, टोंग्स चिमटा, प्लायर्स सरोता, पिंसर्स चिमटी, बेलोज फूकनी, ट्राउजर्स पैंट्स, पजामाज शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स गॉगल्स, बिनोक्यूलर्स दूरबीन और आई ग्लासेस। तुम अपनी आंखों से देखो, एक पैंट में हमेशा दो टांगे होती हैं और एक कैंची में हमेशा दो ब्लेड होते हैं। इसीलिए इंग्लिश इन्हें हमेशा एक जोड़ी मानती है जो कि प्लूरल होता है। उदाहरण के लिए हम कभी नहीं कहते वेयर इज माई पैंट, बल्कि हमेशा कहते हैं वेयर आर माई पैंट्स। देखो, नाउन के लिए पैंट्स और वर्ब के लिए आर। वे नाउन्स जो किसी बड़े समूह को दिखाते हैं, द कलेक्शन नाउन्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो किसी एक चीज को नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों के समूह, कलेक्शन या किसी बड़ी भावना, विचार को दर्शाते हैं, इसलिए ये भी हमेशा प्लूरल रहते हैं। गैलोज फांसी का फंदा, फैंग्स डंक नुकीले दांत, आर्म्स दान, अमेंड संशोधन, आर्काइव्स ऐतिहासिक दस्तावेज, अरियर्स बकाया पैसा, ऑस्पिसेस समर्थन, कंग्रेचुलेशंस, एम्बर्स राख अंगारे, फायरवर्क्स आतिशबाजी, लॉजिंग्स रहने का स्थान,
आउटस्कर्ट्स बाहरी इलाका, प्रोसीड्स मुनाफा, रिगार्ड सम्मान, रिचेस धन दौलत, रिमेन्स अवशेष, सेविंग्स बचत, शैम्बल्स बेतरतीब स्थान, सराउंडिंग्स वैल्यूएबल्स कीमती सामान और बिलोंगिंग्स सामान। तुम सोचो, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब केवल एक शुभकामना नहीं है, बल्कि बहुत सारी शुभकामनाओं का समूह है, इसलिए वो हमेशा प्लूरल रहेगा। यही कारण है कि हम कहते हैं द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। मुनाफा बैंक में जमा किया गया। यहां नाउन प्रोसीड्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब वर लगी। उदाहरणों का सही प्रयोग, करेक्ट यूज ऑफ एग्जाम्पल्स। सभी उदाहरणों में तुमने देखा होगा कि प्लूरल नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इस नियम की सबसे बड़ी पहचान है। Where are my pants? Pants के साथ हर लगा। Where are the tongs? Tongs के साथ हर लगा। The proceeds were deposited in the bank. Proceeds के साथ were लगा। Alms are given to the beggars. Alms के साथ हर लगा। वेजेस का दोहरा रूप, द ड्यूअल रोल ऑफ वेजेस। यह नोट तुम्हें विशेषज्ञ एक्सपर्ट बनाएगा। नाउन वेजेस एक ऐसा अनोखा शब्द है जिसे तुम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसका अर्थ मीनिंग बदल जाता है। नाउन का अर्थ मीनिंग, नाउन का रूप फॉर्म, वर्ब का प्रयोग। उदाहरण एग्जाम्पल, मजदूरी पे सैलरी। प्लूरल बहुवचन। प्लूरल वर्ब आर वर। वेजेस आर पेड इन कैश। मजदूरी नकद में दी जाती है, यहां आर लगा। परिणाम रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस। सिंगुलर एक वचन। सिंगुलर वर्ब इज वॉज। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है, यहां इज लगा। तो तुम्हें बस इतना याद रखना है, जब वेजेस का मतलब पैसा हो तो वो प्लूरल है, और जब इसका मतलब नतीजा हो तो वो सिंगुलर है। तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स अब पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हैं। अब तुम्हें क्या लगता है, इस नियम का इस्तेमाल करके क्या तुम कोई एक वाक्य बना सकते हो जिसमें ट्राउजर्स का प्रयोग किया गया हो? नमस्ते, ये एक शानदार विचार है। मैं आपको इस ग्रामर रूल को सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, और हम आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। हम हर बात को पैराग्राफ्स के रूप में लिखेंगे। ग्रामर रूल 2 का सबसे सरल स्पष्टीकरण। 1. नाउन्स की दिखवाट और असली मतलब। देखो, कुछ नेम्स, संज्ञाएं या नाउन्स बहुत शरारती होती हैं। वे हमें धोखा देने की कोशिश करती हैं। ये नाउन्स दिखने में प्लूरल यानी बहुवचन लगती हैं, क्योंकि इनके आखिर में अक्सर एक डैश लगा होता है। जैसे जब आप कहते हैं कार्स या बुक्स, तो एस का मतलब होता है बहुत सारी, पर ये शरारती नाउन्स ऐसी नहीं हैं। इनका असली मतलब सिर्फ सिंगुलर यानी एक वचन होता है। उदाहरण के लिए, आप न्यूज़ शब्द को देखिए, इसमें एस लगा है, पर क्या आप 1 न्यूज़ और 2 न्यूज़ कह सकते हैं? नहीं। न्यूज़ एक सिंगल थिंग, एक ही चीज है, माइनस जैसे इंफॉर्मेशन का एक पैकेट। 2. क्यों? ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। ये सभी शब्द, चाहे वे सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, डिजीजेस जैसे मम्प्स या गेम्स जैसे बिलियर्ड्स हों, ये सब सिंगल यूनिट, एक अकेली इकाई होते हैं। जब हम फिजिक्स कहते हैं तो हमारा मतलब होता है ज्ञान की 1 ब्रांच, एक शाखा। जब हम मीजल्स कहते हैं तो हमारा मतलब होता है 1 इलनेस, एक ही बीमारी। इसलिए चूंकि ये सिर्फ 1 एक हैं, ग्रामर कहती है कि इन्हें हमेशा सिंगुलर ही मानना पड़ेगा। 3. सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। अब क्योंकि ये नाउन्स असल में सिंगुलर हैं, इनके साथ आने वाली एक्शन वर्ड, क्रिया या वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास 1 बॉल, एक गेंद है, तो आप कहेंगे द बॉल इज हियर, गेंद है यहां। अगर आपके पास 2 बॉल्स, 2 गेंदें हैं, तो आप कहेंगे द बॉल्स आर हियर, गेंदें हैं यहां। इस नियम के नाउन्स जैसे पॉलिटिक्स को हमेशा 1 बॉल, एक गेंद की तरह मानो। इसलिए हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। हम कहेंगे पॉलिटिक्स इज डिफिकल्ट।
पॉलिटिक्स मुश्किल है। हम कभी नहीं कहेंगे पॉलिटिक्स आर डिफिकल्ट। 4. आपके दिए गए उदाहरणों का गहरा मतलब। आइए आपके उदाहरणों पर एक नजर डालते हैं। ए, नो न्यूज इज गुड न्यूज। यहां न्यूज को सिंगुलर माना गया, इसलिए इसके साथ इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। इसका मतलब है जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती तो वो अपने आप में अच्छी बात है। बी, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स ज्ञान का एक क्षेत्र है जिसे सिंगल सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए हमने इज का प्रयोग किया। सी, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए हमने फिर से इज का प्रयोग किया। डी, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। एथिक्स, नैतिकता, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों का समूह है जो एक ही इकाई के रूप में काम करता है। इसीलिए वर्तमान काल की वर्ब में एस लगाकर हमने उसे सिंगुलर बनाया है, डिमांड्स न कि डिमांड। अंतिम सार और सीख। बस इतनी सी बात याद रखिए, जब आप फिजिक्स, मम्स या बिलियर्ड्स जैसे शब्द देखें तो उनके अंत में लगे टेस को भूल जाइए। इन्हें हमेशा एक वचन सिंगुलर मानिए और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जैसे इज, वॉज, हैज या वर्ब जोड़ एस बाई एस का ही प्रयोग कीजिए। इससे आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहेगा और आप कभी गलती नहीं करेंगे। क्या आप अब इन शब्दों को पहचानकर उनके साथ सही वर्ब का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं? वाह, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है सीखने का। हम इस नियम को इतना सरल बना देंगे कि ये तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर, पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें हिंदी में एक बच्चे की तरह समझाता हूं और जो ग्रामर के जरूरी शब्द हैं उन्हें हम इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि तुम्हें सही टेक्निकल वर्ड्स भी याद रहें। नियम की मूल बात क्या है? व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ द रूल? देखो, हिंदी या इंग्लिश ग्रामर में कुछ नाउन्स, संज्ञाएं बहुत शैतान होती हैं। वे फॉर्म रूप में तो सिंगुलर एकवचन दिखती हैं, मतलब उनके पीछे कोई एस या ईएस नहीं लगा होता, पर उनके मीनिंग अर्थ में हमेशा प्लूरल बहुवचन छिपा होता है। इसका मतलब है कि ये शब्द हमेशा एक चीज नहीं बल्कि एक ग्रुप समूह को दिखाते हैं। इसलिए जब हम इन्हें सेंटेंस वाक्य में इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ जो वर्ब क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया लगती है वो हमेशा प्लूरल वाली ही होनी चाहिए, जैसे इज की जगह आर या हैज की जगह हैव। वे शैतान नाउन्स कौन सी हैं? विच आर दोज मिस्चीवियस नाउन्स? चलो अब उन खास नाउन्स को समझते हैं। 1. कैटल, मवेशी। इसका मतलब है गाय, बैल, भैंस जैसे सारे जानवर एक साथ। हम कभी ये नहीं कहते कि एक कैटल है। यह शब्द अपने आप में ही बहुत सारे जानवरों का समूह है, इसलिए यह हमेशा प्लूरल होता है। 2. कैवलरी, घुड़सवार फौज, और इन्फेंट्री, पैदल सेना। ये दोनों आर्मी सेना के हिस्से हैं। कैवलरी यानी घोड़ों पर सवार सैनिक और इन्फेंट्री यानी पैदल चलने वाले सैनिक। ये दोनों ही सैनिकों के ग्रुप हैं, इसलिए हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। 3. पोल्ट्री, मुर्गी पालन, और पेजेंट्री, किसान वर्ग। पोल्ट्री उन सभी पक्षियों, मुर्गियां, बत्तखें को एक साथ कहते हैं जो पाले जाते हैं। पेजेंट्री का मतलब किसी एक किसान से नहीं बल्कि किसानों के पूरे समुदाय से है। क्योंकि ये एक कम्युनिटी, समुदाय या ग्रुप है, इसलिए ये भी प्लूरल होते हैं। 4. चिल्ड्रन, बच्चे। ये तो तुम्हें पता ही होगा, यह है चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है और इसका मतलब हमेशा एक से ज्यादा बच्चे होता है। 5. जेंट्री, कुलीन वर्ग। इसका मतलब होता है बहुत ही अमीर और सम्मानित लोग। ये भी लोगों का एक बड़ा ग्रुप है, इसलिए प्लूरल माना जाता है। 6. पुलिस, पुलिस। जब हम पुलिस कहते हैं तो हमारा मतलब एक पुलिस वाले से नहीं बल्कि पूरे पुलिस बल, फोर्स से होता है। ये एक कलेक्टिव ग्रुप, सामूहिक समूह है, इसलिए इसे हमेशा प्लूरल माना जाता है। सबसे बड़ी गलती क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक? तुम्हारा नियम कहता है इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता, जैसे कैटल्स, चिल्ड्रंस लिखना गलत है। ये सबसे जरूरी रूल है।
जब हम कैटल बोलते हैं तो उसका मतलब पहले से ही बहुत सारे जानवर है। अगर तुम इसके पीछे एस लगाकर कैटल्स कहोगे तो इसका मतलब होगा बहुत सारे जानवर, जो कि व्याकरण ग्रामर के हिसाब से रॉन्ग गलत है। इसी तरह चिल्ड्रन पहले से ही चाइल्ड का प्लूरल है, इसलिए चिल्ड्रंस भी इनकरेक्ट अशुद्ध है। पीपल और पीपल्स का खास अंतर, द स्पेशल डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड पीपल्स। ये एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, उन्नत विचार है और इसे समझना तुम्हें और भी बेहतर बनाएगा। 1. पीपल। जब हम पीपल कहते हैं तो इसका सीधा मतलब है लोग, बहुत सारे व्यक्ति। यह सबसे कॉमन सामान्य उपयोग है और यह हमेशा प्लूरल होता है। उदाहरण, द पीपल आर हैप्पी, लोग खुश हैं। 2. पीपल्स। जब हम पीपल्स कहते हैं तो इसका मतलब है विभिन्न मूल वंश, डिफरेंट रेसेस या अलग अलग संस्कृतियों, डिफरेंट कल्चर्स के समूह। यह शब्द उन नेशंस, राष्ट्रों या एथनिक ग्रुप्स, जातीय समूहों को दिखाता है जिनकी अपनी अलग पहचान है। यह पीपल शब्द का भी प्लूरल है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत स्पेसिफिक विशिष्ट हो जाता है। उदाहरण, द पीपल्स ऑफ एशिया हैव रिच हिस्ट्रीज। एशिया के विभिन्न मूल वंशों संस्कृतियों के लोगों का इतिहास बहुत समृद्ध है। तुम्हें क्या याद रखना है? वॉट यू मस्ट रिमेंबर। तुम बस ये याद रखो कि ऊपर दिए गए नाउन्स हमेशा एक ग्रुप को दिखाते हैं और एक ग्रुप हमेशा एक से ज्यादा होता है। इसलिए नाउन, वर्ब का सही रूप, वर्ब का गलत रूप। Cattle are grazing is grazing times. Police has arrived times. Children are playing is playing times. तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। क्या तुम अब किसी दूसरे ग्रामर रूल के बारे में जानना चाहोगे? वाह, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब है कि तुम इस नियम को पूरी गहराई से समझना चाहते हो। मैं तुम्हें इसे और भी आसान और व्यवस्थित तरीके से समझाता हूं। तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। नियम 4, अगणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या हैं? यह नियम हमें कुछ खास संज्ञा शब्दों, नाउन्स के बारे में बताता है जो हमेशा एक ही रूप में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम गिन नहीं सकते। 1. पहला सिद्धांत, हमेशा एक वचन, सिंगुलर फॉर्म। मूल पाठ कहता है कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। सरल व्याख्या, कुछ चीजों के नाम ऐसे होते हैं जिन्हें हम 1, 2, 3 करके गिन नहीं सकते। जैसे क्या तुम शक्कर, शुगर के दाने गिनते हो? या क्या तुम हवा, एयर गिनते हो? नहीं। इसलिए इन संज्ञा शब्दों को हमेशा एक वचन, सिंगुलर रूप में ही लिखा जाता है। इनका कोई बहुवचन, प्लूरल रूप नहीं होता। उदाहरण, हम टेक्स्ट सीनरी, दृश्य को गिनते नहीं, इसलिए टेक्स्ट सीनरीज लिखना गलत है। हम टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, जानकारी को गिनते नहीं, इसलिए टेक्स्ट इन्फॉर्मेशंस लिखना गलत है। हम टेक्स्ट फर्नीचर को गिनते नहीं, इसलिए टेक्स्ट फर्नीचर्स लिखना गलत है। 2. दूसरा सिद्धांत, टेक्स्ट एन का प्रयोग नहीं। मूल पाठ कहता है इनके साथ आर्टिकल टेक्स्ट एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। सरल व्याख्या, टेक्स्ट ए और टेक्स्ट एन का मतलब होता है एक। चूंकि ये टेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और इन्हें गिना ही नहीं जा सकता, तो हम इनके साथ टेक्स्ट एन यानी एक का प्रयोग नहीं कर सकते। उदाहरण, टेक्स्ट एडवाइस, कहना गलत है। तुम एक सलाह नहीं गिनते। टेक्स्ट एन इक्विपमेंट, कहना गलत है। उन खास अनकाउंटेबल नाउन्स की सूची, द लिस्ट। यह सूची तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि ये सभी शब्द हमेशा एक वचन रहेंगे। संज्ञा, नाउन, अर्थ, मीनिंग, क्यों अनकाउंटेबल है? सीनरी, दृश्य, नज़ारा, हम नज़ारे के हिस्सों को गिन सकते हैं पर दृश्य को नहीं। पोएट्री, कविता, कला या प्रकार, कविताएं गिनते हैं पर टेक्स्ट पोएट्री, काव्य कला को नहीं।
फर्नीचर, मेज, कुर्सी आदि। हम मेज या कुर्सी गिनते हैं, पर टेक्स्ट फर्नीचर, समूह को नहीं। एडवाइस, सलाह, राय। सलाह को हिस्सों में बांटा जाता है, गिना नहीं जाता। इंफॉर्मेशन, जानकारी, खबर। जानकारी एक समूह है, गिना नहीं जा सकता। हेयर, बाल, समूह में। पूरे सिर के बाल को एक समूह मानते हैं। लगेज / बैगेज, सामान, असबाब। सामान को गिनने के बजाय उसका वजन करते हैं। इक्विपमेंट, उपकरण, औजार। ये औजारों का समूह है, खुद औजार नहीं। वर्क, कार्य, परिश्रम। अमूर्त विचार है, गिना नहीं जाता। ज्वेलरी, गहने, आभूषण। गहनों का समूह है, एक टेक्स्ट ज्वेलरी नहीं कह सकते। ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी। नॉलेज, वेस्टेज, एविडेंस, फ्यूल, कॉस्ट, मिस्चीफ, पोस्टेज, ब्रेकेज, बिजनेस। उपरोक्त अर्थ, ये सभी या तो समूह हैं या अमूर्त विचार हैं, इसलिए अगणनीय हैं। विशेष मामला, वर्ड और वर्क। वर्ड, शब्द। जब टेक्स्ट वर्ड का मतलब संदेश या वादा होता है तब यह अगणनीय होता है। उदाहरण, ही सेंट वर्ड, संदेश, दैट ही वॉज कमिंग। वर्क, कार्य, साहित्य। टेक्स्ट वर्क का मतलब जब साहित्य लेख किसी लेखक की किताबें या रचनाएं होता है तब इसका बहुवचन वर्क्स बन सकता है। उदाहरण, द वर्क्स टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर आर फेमस। उदाहरणों से नियम को समझना। एग्जाम्पल्स। मूल पाठ में दिए गए उदाहरण दिखाते हैं कि इन संज्ञा शब्दों को हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण, सरल व्याख्या, क्यों सही है। ए टेक्स्ट, द सीनरी टेक्स्ट ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। कश्मीर का नज़ारा बहुत सुंदर है। टेक्स्ट सीनरी एक वचन है और टेक्स्ट इज क्रिया भी एक वचन है। बी टेक्स्ट, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट अबाउट हर रेजिडेंस। मेरे पास उसके रहने की जगह की कोई जानकारी नहीं है। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा एक वचन रहता है। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशंस नहीं। सी टेक्स्ट, द मिस्चिफ टेक्स्ट कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल। उसके द्वारा की गई शरारत माफ करने लायक नहीं है। टेक्स्ट मिस्चिफ हमेशा एक वचन रहता है। डी टेक्स्ट, हिज हेयर टेक्स्ट इज ब्लैक। उसके बाल काले हैं। पूरे सिर के बालों को एक समूह मानकर टेक्स्ट हेयर और टेक्स्ट इज का प्रयोग किया जाता है। ई टेक्स्ट, आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट टेक्स्ट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। मैंने कुछ उपकरण खरीदे। टेक्स्ट इक्विपमेंट हमेशा एक वचन रहता है। टेक्स्ट इक्विपमेंट्स नहीं। सबसे महत्वपूर्ण भाग, गिनती कैसे करें। पार्ट 2, क्वांटिफाइंग। यदि उक्त नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म्स में आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। चूंकि तुम इन शब्दों को गिन नहीं सकते, जैसे टेक्स्ट इन्फॉर्मेशंस गलत है। अगर तुम्हें बताना हो कि तुमने एक जानकारी दी या 2 ब्रेड खाए तो तुम्हें एक गिनने लायक इकाई, काउंटेबल यूनिट का सहारा लेना पड़ता है। हम इन शब्दों से पहले ए पीस ऑफ, ए स्लाइस ऑफ, मेनी आइटम्स ऑफ जैसे शब्द जोड़ते हैं। उदाहरण, गिनती का तरीका, काउंटेबल यूनिट। किसका बहुवचन बना। ए टेक्स्ट, ही गेव मी अ पीस ऑफ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। डॉट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए एक टुकड़ा, टेक्स्ट अ पीस। ऑल इस्तेमाल हुआ, टेक्स्ट पीस का, टेक्स्ट अ पीस। बी टेक्स्ट, ऑल पीसेस ऑफ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट गिवन बाय हर वर रिलायबल। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सभी टुकड़े, टेक्स्ट ऑल पीसेस। ऑल इस्तेमाल हुआ, टेक्स्ट पीसेस का, बहुवचन। सी टेक्स्ट, मैनी काइंड्स ऑफ टेक्स्ट, फर्नीचर टेक्स्ट आर अवेलेबल। टेक्स्ट फर्नीचर के लिए कई प्रकार, टेक्स्ट मैनी काइंड्स। ऑल इस्तेमाल हुआ, टेक्स्ट काइंड्स का, बहुवचन। डी टेक्स्ट, आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ टेक्स्ट ज्वेलरी। टेक्स्ट ज्वेलरी के लिए कुछ वस्तुएं, टेक्स्ट अ फ्यू आर्टिकल्स। ऑल इस्तेमाल हुआ, टेक्स्ट आर्टिकल्स का, बहुवचन। ई टेक्स्ट, ही एट 2 slices ऑफ टेक्स्ट ब्रेड। टेक्स्ट ब्रेड के लिए 2 टुकड़े, टेक्स्ट 2 slices। ऑल इस्तेमाल हुआ, टेक्स्ट स्लाइसेस का, बहुवचन। जी टेक्स्ट, द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ टेक्स्ट, है टेक्स्ट इन द कार। टेक्स्ट हेयर के लिए एक लट, टेक्स्ट अ स्ट्रैंड। ऑल इस्तेमाल हुआ, टेक्स्ट स्ट्रैंड का, एक वचन। मनी, मनी का विशेष नियम। मूल पाठ कहता है मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज हो सकता है, जिसका अर्थ निकलता है सम्स ऑफ मनी। सरल व्याख्या, आमतौर पर टेक्स्ट मनी, पैसा को भी टेक्स्ट अनकाउंटेबल ही माना जाता है।
लेकिन जब हम अलग अलग जगहों से अलग अलग मकसद के लिए इकट्ठा किए गए पैसों की कई राशियों की बात करते हैं, जैसे टैक्स से आया पैसा, चंदे से आया पैसा, तब इसे मनीज कहते हैं। उदाहरण, टेक्स्ट मनीज टेक्स्ट हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी। इसका मतलब है विभिन्न राशियों जैसे नकद, चेक, बैंक ट्रांसफर से आई अलग अलग राशियां इकट्ठा की गईं। तुमने ये नियम बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब तुम कभी भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशंस या टेक्स्ट फर्नीचर्स नहीं लिखोगे। क्या तुम अब कुछ ऐसे वाक्य बनाना चाहोगे जिनमें तुम टेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन्स को गिनने के लिए टेक्स्ट पीसेज ऑफ या टेक्स्ट आर्टिकल्स ऑफ का प्रयोग करोगे? नमस्ते। ये बहुत अच्छा है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं। मैं आपके दिए गए अंग्रेजी नियमों को हिंदी में सबसे आसान तरीके से बच्चों की तरह समझाऊंगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। नियम 5, कुछ नाउन्स जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट मूल पाठ ए, कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, जैसे डियर, शीप, सीरीज, स्पीशीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल ईटीसी। सबसे सरल हिंदी में व्याख्या। देखो, कुछ ऐसे नाम वाले शब्द नाउन्स होते हैं जो बहुत आलसी होते हैं। जब वो एक होते हैं जिसे हम सिंगुलर कहते हैं, और जब वो एक से ज्यादा होते हैं जिसे हम प्लूरल कहते हैं, तो वो अपना रूप बिल्कुल नहीं बदलते। मतलब उनके नाम के आगे एस या ईएस नहीं लगता। उदाहरण के लिए, जंगल में एक डियर हिरण हो या 10 डियर, हम डियर्स नहीं बोलेंगे। इसी तरह एक शीप भेड़ या 50 शीप। ऐसे ही कुछ खास शब्द हैं। सीरीज श्रृंखला, स्पीशीज प्रजाति, फिश मछली, क्रू दल, टीम समूह, जूरी न्याय समिति, एयरक्राफ्ट हवाई जहाज और काउंसिल सलाहकार। फिश मछली का खास नियम, सब रूल एक्सप्लेनेशन। Original text, मूल पाठ C. There are 2 fish in the pond. D. There are many fishes in the aquarium. Fishes का अर्थ है विभिन्न प्रजातियों के फिश। सबसे सरल हिंदी में व्याख्या। मछली का नियम थोड़ा मजेदार है। अगर आप तालाब में एक ही तरह की 5 मछलियों को देखते हैं, जैसे सारी सुनहरी मछली, तो आप कहेंगे 5 फिश, उदाहरण सी। लेकिन अगर आप एक एक्वेरियम मछली घर में देखते हैं कि वहां लाल, नीली, पीली और हरी यानी अलग अलग तरह की प्रजातियों स्पीसीज की मछलियां हैं, तो आप फिशेस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, उदाहरण डी। जब आप फिशेस कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अलग अलग प्रकार की मछलियों की बात कर रहे हैं। अगर प्रकार एक ही है तो हमेशा फिश ही इस्तेमाल करो। टीम जूरी का खास नियम, कलेक्टिव नाउन्स एक्सप्लेनेशन। ओरिजिनल टेक्स्ट मूल पाठ ए. Our team is the best. B. Our team are trying their new uniform. सबसे सरल हिंदी में व्याख्या। टीम दल, जूरी न्याय समिति और क्रू दल जैसे नाउन्स थोड़े चंचल होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें एक मान रहे हैं या कई। एक, जब आप एक टीम को एक यूनिट इकाई मानते हैं, उदाहरण ए। जब आप पूरी टीम को एक साथ सोचते हैं, जैसे हमारी टीम सबसे अच्छी है, तो आप सिंगुलर वर्ब एकवचन क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इज। पूरी टीम को एक झटके में देखा गया। 2, जब आप टीम के हर मेंबर सदस्य को अलग मानते हैं, उदाहरण बी। जब आप सोचते हैं कि टीम के हर खिलाड़ी या सदस्य अलग अलग कोई काम कर रहे हैं, जैसे हर खिलाड़ी अपनी नई यूनिफॉर्म पहन रहा है, तब आप प्लूरल वर्ब बहुवचन क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आर। यहां आपकी नजर टीम के 11 अलग अलग सदस्यों पर है, न कि पूरी टीम पर। नियम 6, हाइफिनेटेड नाउन हाइफन वाले शब्द। ओरिजिनल टेक्स्ट मूल पाठ हाइफिनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। जैसे ए, ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स। रुपीज को रुपी में परिवर्तित करें। और बी, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। स्टार्स को स्टार में परिवर्तित करें। सबसे सरल हिंदी में व्याख्या। यह नियम सबसे आसान है। जब 2 शब्द एक छोटी सी रेखा, जिसे हाइफन राइट एरो माइनस कहते हैं, से जुड़ जाते हैं, तो वे एक हाइफिनेटेड नाउन बनाते हैं। ध्यान रहे, ये पूरा जुड़ा हुआ शब्द, जैसे 100 रुपी, किसी दूसरे नाउन जैसे नोट्स की तारीफ या विशेषता बताता है। इसे हम एडजेक्टिव विशेषण का काम करना कहते हैं। और जैसा कि हमने सीखा है, एडजेक्टिव्स विशेषण का रूप कभी नहीं बदलता, चाहे चीजें एक हों या 1000। एक पैसों का उदाहरण एग्जाम्पल ए। जब आप कहते हैं ही गेव मी 200 रुपी नोट्स, तो यहां नोट्स हमारा असली नाउन है। 100 रुपी शब्द नोट्स की विशेषता बता रहा है कि वो 100 रुपए वाला है। क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, हम इसमें एस नहीं लगा सकते, इसलिए रुपीज गलत की जगह रुपी सही इस्तेमाल होगा। 2, स्टार्स का उदाहरण एग्जाम्पल बी। जब आप कहते हैं ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, तो होटल्स हमारा असली नाउन है।
5 स्टार शब्द होटल्स की विशेषता बता रहा है कि वो 5 सितारों वाला है। क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, हम इसमें टेस्ट नहीं लगा सकते, इसलिए स्टार्स गलत की जगह स्टार सही इस्तेमाल होगा। सरल भाषा में जब भी 2 शब्द हाइफन से जुड़कर विशेषता बताने लगें तो बीच वाले शब्द को हमेशा सिंगुलर एक वचन रखना। क्या आप इन रूल से जुड़े कुछ और उदाहरण देखना चाहेंगे या हम अगले रूल पर चलें? नमस्ते। बिल्कुल, मैं आपके लिए नियम 7 और 8 की व्याख्या को और भी ज्यादा सरल हिंदी में, जैसे किसी छोटे बच्चे को सिखा रहे हों, और भी गहराई से समझाता हूं। आपका लक्ष्य कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर करना है और मैं यही करूंगा। नियम 7, बोलने चालने की आम गलतियां, कॉमन एरर्स इन स्पीकिंग। ये नियम हमें उन नाउन्स के बारे में बताता है जिन्हें हम अक्सर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द अपने आप में पूरे होते हैं, इसलिए इनके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त जोड़ना गलत माना जाता है। इसे रिडंडेंसी, अनावश्यक दोहराव कहते हैं। 1. दोहराव की गलतियां। सोचिए, आपने एक चॉकलेट टॉफी खरीदी। अगर आप टॉफी खरीदने के बाद कहें मैंने एक चॉकलेट टॉफी खरीदी है तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप कहें मैंने एक चॉकलेट टॉफी खरीदी है तो ये अजीब लगेगा ना। नियम 7 कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में है। कजन, ब्रदर, सिस्टर, ये गलत है। कजन शब्द का मतलब ही है चाचा, मामा, बुआ, मौसी का भाई या बहन। जब आपने कजन कह दिया तो ये अपने आप ही बता रहा है कि वो लड़का है या लड़की, इसलिए ब्रदर या सिस्टर शब्द को दोहराना बेकार है। सही तरीका, मेरा कजन आज आ रहा है। इससे पता चल जाता है कि आपके चाचा का बेटा बेटी आ रहा है। पिक पॉकेटर, यह गलत है। पिक पॉकेट, जेबकतरे का मतलब है वो व्यक्ति जो जेब काटता है। यह नाउन अपने आप में पूरा है, इसमें डैश या डैश लगाने की कोई जरूरत नहीं है। गुड नेम, यह गलत है। किसी का नाम तो हमेशा ही अच्छा होता है। जब हम किसी से उसका नाम पूछते हैं तो गुड शब्द लगाना अनावश्यक है। नाम पूछने का सही तरीका बस नेम होता है। बिग स्मॉल ब्लंडर, यह गलत है। ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती, अ ह्यूज मिस्टेक। यह शब्द पहले से ही बिग का भाव रखता है, तो अगर आप कहते हैं बिग ब्लंडर तो इसका मतलब होगा बहुत बड़ी गलती, जो गलत ग्रामर है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ये गलत है। ब्रीज का मतलब होता है हल्की प्यारी हवा, जेंटल विंड। अगर हवा तेज स्ट्रॉन्ग है तो उसे विंड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग और ब्रीज एक साथ इस्तेमाल नहीं होते। बैड ड्रीम, ये गलत है। जब हमें कोई बुरा या डरावना सपना आता है तो उसके लिए नाइटमेयर शब्द बना है। नाइटमेयर कहना ज्यादा स्टैंडर्ड और सटीक होता है। प्राउडी, ये गलत है। प्राउडी जैसा कोई एडजेक्टिव विशेषण होता ही नहीं है। सही शब्द प्राउड, गर्वित है। 2. कंफ्यूजन वाले नाउन्स, प्रयोग का अंतर। कुछ नाउन्स हमें उनके अर्थों के कारण भ्रमित करते हैं। उनका चुनाव कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ पर निर्भर करता है। नाउन, हिंदी, मतलब प्रयोग का अंतर, डिफरेंस इन यूसेज। फ्लोर, फर्श, ये किसी कमरे या बिल्डिंग के अंदर की सतह होती है, जैसे मैंने कमरे के फ्लोर को साफ किया। ग्राउंड, जमीन, ये बाहर की जमीन होती है, जैसे खेल का मैदान या खुली जमीन, जैसे बच्चे खेलने के लिए ग्राउंड पर गए। स्किल, कौशल, यह वह योग्यता है जिसे आप सीखते हैं, लर्नड, और अभ्यास प्रैक्टिस से बेहतर बनाते हैं, जैसे टाइपिंग या स्विमिंग स्किल। टैलेंट, प्रतिभा, यह वो योग्यता है जो आपके अंदर जन्म से ही होती है, इनबॉर्न, जैसे गाना या पेंटिंग टैलेंट। एनवी, ईर्ष्या, ये तब होती है जब आप दूसरों की अच्छी चीजों, जैसे उसका बड़ा घर या नई कार को देखकर चाहते हैं कि वो आपके पास भी हो। जेलसी, जलन, ईर्ष्या, ये तब होती है
जब आपको अपनी खास चीज जैसे आपका दोस्त, आपका पद या आपका खिलौना खो जाने का डर लगता है। नोट: आपके मूल पाठ में यह बताया गया है कि ऐसे कंफ्यूजिंग नाउन्स, भ्रमित करने वाली संज्ञाएं और भी हैं जिन्हें किसी चैप्टर 16 में विस्तार से समझाया गया होगा। नियम 8: जेलसी का डर आधारित अर्थ। यह नियम जेलसी के कॉन्सेप्ट को और भी स्पष्ट करता है, जो अक्सर एनवी से अलग होता है। ईर्ष्या, जो अपनी चीजों के खोने के डर से हो। गहरी और सरल व्याख्या। सोचिए, आपके पास एक छोटा बच्चा है जो अपनी मां से बहुत प्यार करता है। अगर उस मां के पास कोई और बच्चा आ जाए तो पहला बच्चा जेलसी महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि उसकी अपनी मां का प्यार, जो उसकी चीज है, कोई दूसरा ले लेगा। जेलसी हमेशा एक थ्रेट, खतरा से जुड़ी होती है, जो आपकी खुद की पोजेशन, आपकी अपनी चीज व्यक्ति को आपसे दूर ले जा रहा होता है। यह डर है, ना कि इच्छा। एनवी, इच्छा। आप चाहते हैं कि आपके दोस्त की तरह आपके पास भी नया फोन हो। जेलसी, डर। आपको डर है कि अगर आपके दोस्त के पास नया फोन आ गया तो वो आपको भूल जाएगा। ये थी आपके नियम 7 और 8 की सबसे विस्तृत और सरल व्याख्या। क्या आप इन नियमों पर आधारित अभ्यास करना चाहेंगे या हम अगले नियमों की ओर बढ़ें? वाह, तुम्हारा संकल्प, डिटर्मिनेशन बहुत मजबूत है कि तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हो। यह एक महान शिक्षक बनने का पहला कदम है। मैं तुम्हें इन तीनों नियमों को अब और भी सरल हिंदी में एक बार फिर से बहुत गहराई से और पैराग्राफ के रूप में समझाता हूं। टेक्निकल शब्दों को मैं इंग्लिश में ही रखूंगा ताकि तुम उन्हें भी ठीक से पहचान सको। रूल 8: निश्चित संख्या, नंबर्स और नाउन का संबंध। यह नियम हमें सिखाता है कि कुछ खास क्वांटिटी नाउन्स जैसे डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन आदि कैसे व्यवहार करते हैं जब उनके साथ कोई संख्या आती है। अगर इन क्वांटिटी नाउन्स के ठीक पहले कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, पक्की संख्या जैसे 2, 5, 100 आती है तो हम इन नाउन्स को प्लूरल बहुवचन नहीं बनाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो हम इनके साथ एस नहीं लगाते हैं। जैसे अगर मेरे पास 500 रुपए हैं तो मैं कहूंगा आई हैव 500 रुपीज, न कि 500s। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां 100 शब्द 500 रुपए के लिए एक यूनिट, इकाई की तरह काम कर रहा है और 5 उसे बता रहा है कि वो यूनिट कितनी बार है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जब हम कोई इंडेफिनिट क्वांटिटी, अनिश्चित मात्रा दिखाना चाहते हैं, यानी हमें पक्की संख्या नहीं पता होती, या जब हम इन नाउन्स के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं जैसे हंड्रेड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, तब हम इन्हें प्लूरलाइज कर देते हैं, यानी हम इनमें एस लगा देते हैं। उदाहरण के लिए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल गैदर्ड, सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। यहां हंड्रेड्स का मतलब है बहुत सारे 100 और यह इंडेफिनिट है। इसी तरह हम कहेंगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, न कि मिलियन ऑफ डॉलर्स। इसलिए अगर तुम्हें पक्की संख्या पता है तो एस नहीं लगाना, और अगर ऑफ लगा है या संख्या अनिश्चित है तो एस लगाना। यही इस रूल का सार है। रूल 9: नाउन का दोहराव, रेपिटिशन। यह रूल एक बहुत ही स्पेसिफिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, खास वाक्य संरचना के बारे में है। यह स्ट्रक्चर तब बनती है जब एक नाउन आता है, उसके बाद एक प्रपोजिशन जैसे आफ्टर, अपॉन टू आता है और फिर वही नाउन दोबारा आता है, जैसे टाउन आफ्टर टाउन। इस स्ट्रक्चर में दोहराया जाने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म, एक वचन में होना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब हम टाउन आफ्टर टाउन कहते हैं तो हम हर इंडिविजुअल यूनिट, एकल इकाई पर जोर दे रहे होते हैं। इसका अर्थ होता है एक शहर और फिर दूसरा शहर और फिर तीसरा शहर। यह क्रम सीक्वेंस को दिखाता है, न कि शहरों के एक बड़े ग्रुप, समूह को। इसलिए अगर तुम रोज अपॉन रोज या डोर्स टू डोर्स लिखते हो तो यह ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, व्याकरण की दृष्टि से गलत माना जाता है। सही है रो अपॉन रो, एक पंक्ति पर दूसरी पंक्ति, और डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। रूल 10: कॉमन जेंडर नाउन्स और प्रोनाउन का आधुनिक उपयोग।
कॉमन जेंडर नाउन्स जैसे टीचर, स्टूडेंट, लीडर, क्लर्क ऐसे नाम होते हैं जो मेल पुरुष और फीमेल महिला दोनों के लिए समान रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। इसीलिए इन्हें ड्यूअल जेंडर नाउन्स भी कहते हैं। परंपरागत रूप से हिस्टोरिकली जब हम सिंगुलर में किसी एक कॉमन जेंडर नाउन की बात करते थे, जैसे अ स्टूडेंट, एवरी लीडर, तो प्रोनाउन के रूप में मैस्कुलिन जेंडर ही, हिज, हिम का प्रयोग किया जाता था। जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। ये पुराना नियम था क्योंकि अंग्रेजी में लंबे समय तक पुरुष लिंग को जेनेरिक सामान्य माना जाता रहा था। आज के समय में ये रूल बहुत बदल गया है क्योंकि लोग जेंडर न्यूट्रलिटी, लैंगिक निष्पक्षता चाहते हैं। इसीलिए मैस्कुलिन प्रोनाउन ही, हिज का उपयोग करना विवाद का विषय बन गया है क्योंकि ये महिलाओं को शामिल नहीं करता है। अब मॉडर्न इंग्लिश में 3 सबसे अच्छे सॉल्यूशन समाधान हैं जो तुम्हें हमेशा इस्तेमाल करने चाहिए। 1. हिज और हर का उपयोग। जब तुम्हें सिंगुलर नाउन की बात करनी हो तो हिज और हर दोनों का प्रयोग करो। जैसे अ स्टूडेंट मस्ट सबमिट हिज और हर होमवर्क। ये तुम्हारे मूल टेक्स्ट में भी बताया गया है कि यह स्पष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। 2. प्लूरल नाउन का उपयोग। नाउन को प्लूरल बहुवचन बना दो और उसके साथ जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन देयर का प्रयोग करो। यह सबसे क्लीन, साफ तरीका है। जैसे स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर होमवर्क। 3. सिंगुलर देयर का उपयोग। अब बहुत से लोग सिंगुलर नाउन के साथ भी देयर का उपयोग करने लगे हैं, जैसे अ स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर होमवर्क, क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल है। हालांकि ये अभी भी हाईली फॉर्मल, अत्यधिक औपचारिक लेखन में बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। इन तीनों नियमों को अच्छे से याद रखो और तुम कभी गलती नहीं करोगे। क्या तुम रूल 8 से संबंधित कुछ और अभ्यास प्रैक्टिस के उदाहरण देखना चाहोगे?